ठीक है, तो अभी स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन विद डेटा एनालिसिस के साथ। देन हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे आज के लिए। मे बी कल से एक्सेल स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो एक्सेल, देन उसके बाद हम कवर करेंगे एसक्यूएल, उसके बाद पावर बीआई, देन पावर बीआई के बाद हम बात करेंगे पाइथन के बारे में। पाइथन होने के बाद हम डिस्कस करेंगे हाउ टू ऑटोमेट द एक्सेल इन वीबीए। तो ये सारी चीजें हम इस एंटायर कोर्स ऑफ ड्यूरेशन में देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई, पाइथन एंड वीबीए। टोटल ड्यूरेशन रहेगा मे बी अराउंड 4 months एंड 4.5 months, ऑलमोस्ट मैक्स टू मैक्स, नॉट मोर देन दैट। ओके। और इसमें डेली डेली हम मंडे टू फ्राइडे 1 घंटे के लिए कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले तो मतलब डेटा एनालिसिस करना क्यों होता है, वाई इट इज इम्पोर्टेंट, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम जो सारी चीजें सीखने वाले हैं वो सारी चीजें रहेंगी विद रिस्पेक्ट टू प्रिपेयरिंग द डेटा फॉर द एनालिसिस पर्पस। मतलब डेटा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, देन डेटा कलेक्शन होगा, वेरियस सोर्सेस से डेटा लेके। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब कुछ स्टेप्स है डेटा एनालिसिस के, वो हमें परफॉर्म करने होते हैं। बट सबसे पहले मतलब कोई भी चीज आपको अगर अचीव करनी है, कुछ भी डिसीजन लेना है, तो ऑब्वियसली आपके पास कुछ तो बेस होना चाहिए। नॉर्मली एक सिंपल एग्जांपल भी अगर हम लेते हैं कि आपको अगर सपोज मार्केट से मोबाइल परचेस करना है, तो क्या आप कंपैरिजन नहीं करते? आप कंपैरिजन करते, राइट? कोई भी मोबाइल होगा, मोबाइल लेके आप उसमें मतलब 3-4 या फिर अलग अलग कंपनियों के जो मोबाइल्स रहेंगे उसके अंदर कंपैरिजन करते हैं हम। रैम क्या है मोबाइल का, रोम क्या है, देन क्या क्या फीचर्स है उसमें, कैमरा क्या मेगापिक्सल का है, एंड देन उसके रिव्यू भी हम कंपेयर करते हैं कि वेदर दिस इज गुड और बैड। तो ये सारी जो चीजें होती है, कभी भी मतलब ये तो हम एक सिंपल एग्जांपल है कि हम मोबाइल लेने वाले हैं, तो उसके लिए हम इतना सपोज मान लो एनालिसिस करते हैं। तो जब कंपनी में डिसीजन लेता है, लिए जाते हैं बिजनेस के लिए, विथ टू ग्रो द बिजनेस, तो वहां पे भी इसी तरह से डेटा एनालिसिस करना होता है। बहुत सारी चीजों के बीच में कंपैरिजन करना होता है। देन जैसे कि आप, हमारे पास अलग अलग कंपनीज के मोबाइल्स है, अल्टरनेटिव्स है, वैसे ही किसी भी डिसीजन लेने के पहले बहुत सारे अल्टरनेटिव्स रहते हैं। तो अल्टरनेटिव्स रहने से क्या होता है, तो उसमें से कौन सा बेस्ट अल्टरनेटिव है ये सिलेक्ट करने के लिए भी आपको डेटा एनालिसिस करना पड़ता है। एंड ऑब्वियसली इसमें एक चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, डिपेंड्स ऑन द बिजनेस की ये कितने लॉन्ग टर्म के लिए आपको डिसीजन लेना है। मतलब व्हाट विल बी द फ्यूचर इन एनी ऑफ द अल्टरनेटिव। तो बहुत सारा स्टडी करके एक स्पेसिफिक डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, तो बट डेटा एनालिसिस एक्चुअली क्या है, तो दिस इज द प्रोसेस। ओके, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्या स्टेप है, मतलब क्या प्रॉब्लम है, क्या आपको ये डेटा जो एनालिसिस करना है उसके बाद आप क्या अचीव करना है। जैसे कि मैंने सिंपल मोबाइल का आपको एग्जांपल दिया, तो उसमें आपको मोबाइल परचेस करना है, ये आपका मतलब ऑब्जेक्टिव है। ये सारा जो भी स्टडी करना है उसका ऑब्जेक्टिव आपको क्या है, तो मोबाइल एक परचेस करना, सिंपल। बट ये सारी चीजें करने के लिए एक प्रोसेस होता है। आप पहले क्या करते हैं, पहले आपको पता है आपको मोबाइल परचेस करना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरी चीज, आप अलग अलग एप्स को विजिट करके अलग अलग सोर्सेस से आप इंफॉर्मेशन लेते हैं। चाहे शायद आप आपके दोस्त को पूछे कि ये मोबाइल कैसा है, ये कंपनी का मोबाइल कैसा है, इसमें क्या फीचर्स है, उसमें क्या फीचर्स है, राइट? ये एक तरीका हो गया। मतलब डेटा आप कहीं ना कहीं से तो डेटा गैदर कर रहे हैं। दूसरा, आप एप्स एप्स में, वेबसाइट में जाके किसी एडवर्टाइज में देख के, तो अलग अलग तरीके से आप उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो मतलब अलग अलग सोर्सेज से आप डेटा लेके आप उसको एनालाइज कर रहे हैं इंटरनली। मतलब माइंड में ये सारी चीजें रहती है कि हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है। ठीक है, तो ये होता है आपका सेकंड स्टेप ऑफ डेटा एनालिसिस, मतलब डेटा कलेक्शन।
ऑब्वियसली, ठीक है, मतलब बिजनेस में इस तरह से काम करता है। तो पहले आपको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव पता होने के बाद आपको डेटा गैदर करना है, डेटा कलेक्ट करना है। ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस रहेगा तो एक डेटा सोर्स पे एक ही फाइल में सारा डेटा रहेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता किसी भी सिचुएशन में। डेटा तो जनरेट होता है, डेटा मतलब अलग अलग कोई पर्सन्स होते हैं, वो डेटा टाइप करके भेजेंगे, कोई कभी कभी डेटाबेस में डेटा रहेगा, कभी कभी किसी और डिपार्टमेंट से भी डेटा आता है, राइट। तो आपको ऐसे डेटा अलग अलग चीजों से, मतलब जो भी एनालिसिस करना है उसके अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन, टू दैट सोर्स, आपको डेटा कोलेक्ट करना है। डेटा कोलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट डेटा एनालिसिस का स्टेप होता है डेटा क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग। तो इसमें क्या होता है, इसमें मतलब डेटा जब भी आएगा, अगर किसी सोर्स से आ रहा है, सपोज नॉन एसक्यूएल से डेटा आ रहा है, तो वो डेटा आपका टेबुलर फॉर्मेट में नहीं रहेगा। सबसे पहली चीज मतलब अगर आप मैंगो डीबी कहीं पे डेटाबेस यूज कर रहे हैं, और वो नो एसक्यूएल डेटाबेस है, तो उसमें डेटा रहेगा सेमी स्ट्रक्चर में, जैसे कि जेसन फॉर्मेट में रहेगा, एक्सएमएल फॉर्मेट में डेटा रहेगा, या फिर सीएसवी फॉर्मेट में डेटा रहेगा, right? या फिर मतलब इससे भी वर्स्ट अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी हो सकता है। डेटा तीन तरह का होता है, एक मतलब स्ट्रक्चर्ड होता है, स्ट्रक्चर्ड मतलब आपका जो टेबल फॉर्मेट में रोज एंड कॉलम फॉर्मेट में जो डेटा होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा। बट अगर आपका सपोज मान लीजिए कि डेटा टेबल फॉर्मेट में नहीं है, तो उसमें दो तरह का कंसिडरेशन होता है। एक होता है मतलब एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में रहेगा, जेसन, एक्सएमएल, सीएसवी, ये सारे अनस्ट्रक्चर्ड, नॉन स्ट्रक्चर में नहीं आती, ये सेमी स्ट्रक्चर में आते हैं। मतलब एक स्ट्रक्चर्ड है बट फॉर्मेट अलग है, वो दीज आर नॉट इन, बट इनको स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना इजी है, ठीक है। बट ऐसा भी डेटा होता है कि इट इज नॉट इजी टू कन्वर्ट इनटू दी टेबुलर फॉर्मेट। इजी नहीं होता है, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, पर तो ऐसी सिचुएशन में आपको ऑब्वियसली डेटा को पहले तो क्लीन करना होगा, ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा, उसमें एरर्स होंगे, मिसिंग वैल्यूज होंगे, कुछ भी इनकंसिस्टेंसीज हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेके डेटा आपको प्रिपेयर करना है फॉर द एनालिसिस। ऑब्वियसली अगर आपका डेटा सही फॉर्मेट में नहीं है तो आप उसके ऊपर चार्ट नहीं बना सकते, कुछ भी एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और बिजनेस में मोस्ट ऑफ द टाइम इसी मतलब ये डेटा क्लीनिंग जरूरी होता है, क्योंकि डेटा जैसे हमें चाहिए एनालिसिस के पर्पस के लिए, टू टू यूज दैट डेटा फॉर इन द एनालिसिस, वैसा कभी नहीं होता। तो उसके लिए हमें जरूरी है डेटा क्लीनिंग, ठीक है। तो ये डेटा क्लीनिंग होने के बाद ऑब्वियसली, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं डेटा मॉडलिंग की, तो अभी मॉडलिंग मतलब क्या होता है। सपोज मान लीजिए आपके पास ई कॉमर्स का बिजनेस है। ई कॉमर्स का बिजनेस कोई एक चीज पे, बिजनेस के एंटिटीज होते हैं, तो इसमें एक चीज पे वो डिपेंडेंसी नहीं रहती। फर्स्ट बिजनेस का एंटिटी होता है, ऑब्वियसली सपोज फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट अगर कुछ प्रोडक्ट्स बेच रहा है, ओके, तो प्रोडक्ट बेचने के पहले उनको सेलर फाइंड करने होंगे। सेलर एंड प्रोडक्ट उनके पास आने के बाद उनको चाहिए कस्टमर्स। कस्टमर्स कस्टमर आने के बाद कस्टमर क्या करेंगे, ऑर्डर्स पुट करेंगे, तो ये सारे उनके बिजनेस एंटिटीज हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक फोर हम एग्जांपल लेते हैं जो कि हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसमें, कि प्रोडक्ट्स, सेलर, ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट सेल करने वाला है वो सेलर होगा, जो बाय करने वाला है वो कस्टमर होगा। बट ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ किस तरह से रिलेटेड होगी, कुछ ना, ऑब्वियसली। तो जैसे कि आप नॉर्मल एक्सेल में एक्सेल में अगर कस्टमर टेबल में उस कस्टमर ने कौन सा प्रोडक्ट बाय किया, अगर आपको कस्टमर का टेबल दिया एंड प्रोडक्ट का टेबल दिया, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट का टेबल देने के बाद आपको अगर प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन कस्टमर टेबल में लेना है, उसका कॉलम यहाँ पे लेना है, तो आप क्या करोगे, आप सिंपली वी लुकअप लगाओगे। वी लुकअप लगाने से क्या होता है, आपको डिटेल्स जो जो मैच हो रहे हैं वो मिलता है, राइट। तो एक बहुत मतलब सिंपल एग्जांपल है मॉडलिंग का। तो इसमें क्या करते हैं, हम दो टेबल के बीच में एक कॉमन कॉलम फाइंड करते हैं सबसे पहले।
कॉमन कॉलम फाइंड करते हैं, कॉमन कॉलम फाइंड करना। एंड देन उसमें क्या कंडीशन है, उसमें ये कंडीशन है कि मतलब एक टेबल तो ऐसा होना चाहिए, ऑब्वियसली अगर प्रोडक्ट है तो एक प्रोडक्ट आईडी, कोई भी प्रोडक्ट आईडी डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए उस टेबल में, राइट। तो उस तरह का डेटा आपको पहले ही प्रिपेयर किया जाता है, मतलब ये क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग में ही सारी चीजें हम मेंटेन करते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली। एंड देन आपको क्या करना है, आपको फिर कस्टमर टेबल में ये मतलब ये जो काम है, ये ऑलरेडी मतलब इसी तरह से बिजनेस जब सेटअप होता है, उसका डेटाबेस बनाया जाता है, तो इसी ये सारी चीजें कंसिडर करके ही जो डेटा आर्किटेक्चर पीपल्स होते हैं, जो डेटा बेस क्रिएट करने वाले लोग होते हैं, सिक्वल डेवलपर या फिर जो भी होगा, ओके, तो वो लोग ये सारी चीजें सोच के ही डेटा को अरेंज किया जाता है। तो उसमें उन्होंने कॉमन ऑब्वियसली उनको रखना ही होता है, अदरवाइज दैट डेटा इज नॉट यूजफुल टू डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं कर सकते उस डेटा के ऊपर, अगर दो टेबल को हम कनेक्ट नहीं कर सके, उनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो उन्होंने इधर प्रोडक्ट आईडी, कस्टमर और कस्टमर के मतलब ऑर्डर्स में तो ये सारी चीजें लिंक होती है, ऑब्वियसली ऑर्डर जब पुट करते हैं तो उसमें सेलर कौन है इसका भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए, प्रोडक्ट कौन सा है वो भी होना चाहिए, एंड कौन कौन सा कस्टमर उसको बाय करना है। तो ऑर्डर ये आपका बिजनेस का मतलब टेबल, ऐसा टेबल बन जाता है जिसमें आपके सारे ट्रांजेक्शन रहेंगे, सारे मतलब सारे, हाँ, और सारे एंटिटीज भी इसमें लिंक्ड रहेंगे। ऑब्वियसली जब ऑर्डर पुट किया जाता है तो ऐसा नहीं होता कि आपका कस्टमर का डिटेल उस टेबल में इंसर्ट किया जाता है, नहीं, उसमें बस कस्टमर का एक सिंगल की इंसर्ट किया जाता है, एक ही कॉलम रहता है सिंगल, जो उसका कस्टमर की रहेगा, सेलर की रहेगा, प्रोडक्ट की रहेगा, और उस कीज के बेसिस पे अदर डिटेल जो होंगे ऑर्डर्स के, जो ऑफर एंड ऑल, वो सारे उस ऑर्डर्स में आ जाएंगे, दैट इज डिफरेंट पार्ट। बट एक एग्जांपल की तरह कि मतलब ये सारी चीजें जो होती है ये लिंक्ड होती है, इनमें कुछ ना कुछ कॉमन बनाया जाता है और डेटा को क्रिएट किया जाता है। तो यही काम होता है डेटा मॉडलिंग में हमें करना, मतलब टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन यूर डेटा सेट्स, ऑल द टेबल्स, ओके। कभी भी किसी भी बिजनेस के लिए ऑब्वियसली एक टेबल में सारा डेटा नहीं हो सकता, तो ये बेस्ट एग्जांपल है, जैसे कि अगर आप बात करोगे ऑर्डर्स में, कस्टमर में, सेलर और प्रोडक्ट, ये सारी चीजें एक टेबल में कोई भी कंपनी नहीं रख सकती, इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। क्योंकि कस्टमर जब रजिस्टर करेगा, साइन अप करेगा, तो उसका टेबल बन जाएगा, राइट, बट वो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसने साइन अप किया तो वो ऑर्डर ही करेगा, राइट। देन सेलर के पीपल्स भी होंगे जो सेलर के लिए रजिस्टर तो कर देंगे, बट जब तक वो ऑर्डर मतलब प्रोडक्ट उनका पोस्ट नहीं करेंगे तब तक वो नहीं आएगा, राइट, प्रोडक्ट के टेबल में नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें होती है, तो ये एक बहुत मतलब जो हम डे टू डे लाइफ का एग्जांपल है, जो कि हम यूज भी करते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है फॉर फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि डेटा एनालिसिस क्यों करना है। देन उसके बाद वंस योर मॉडल इज रेडी, ठीक है, जब आपका मॉडल हो जाता है रेडी, तो आपको इंटरप्रिटेशन एंड विजुअलाइजेशन, इंटरप्रिटेशन मतलब क्या होता है कि आपको उसमें से इंफॉर्मेशन, उसको अलग अलग तरीके से you have to try to extract the information from that data, ठीक है, डेटा। तो ये इंटरप्रेट मतलब एक काइंड ऑफ प्रेजेंट करना, रिजल्ट को फाइंड करना, बहुत सारी चीजें उसके अंदर छुपी होगी जो हम नॉर्मली बाय लुकिंग एट द टेबल हम समझ नहीं सकते, वो सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। जैसे कि बाय लुकिंग एट द टेबल, ओके, बहुत सारी कंट्री में सेल्स है, तो हम नॉर्मली बाय लुकिंग एट टेबल हम ये तो नहीं समझ सकते कि कौन सी कंट्री में हाईएस्ट सेल्स हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट है जिसका नंबर ऑफ ऑर्डर्स जिसके ज्यादा है, कौन सा कस्टमर है जिसने बहुत सारे ऑर्डर्स मतलब या फिर नंबर ऑफ ऑर्डर्स उसने ज्यादा पुट किए हैं। तो ऐसे अलग अलग तरह से कस्टमर भी रहेगा, तो कस्टमर का उसमें भी सेगमेंटेशन, फर्दर कैटेगराइजेशन, ऐसे बहुत सारी चीजें रहती है कि कस्टमर कौन से टाइप का है, इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल लेने वाला है, या फिर सेलर होगा तो सेलर कौन से टाइप का, ऑब्वियसली कुछ किड्स के रिलेटेड मटेरियल्स होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड मटेरियल होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी मोबाइल का कैटेगरी अलग रहेगा, टीवी का सपोज फॉर एग्जांपल कैटेगरी अलग रहेगा, और भी कुछ बहुत बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स रहेंगे, उसका कैटेगरीज अलग रहेंगे। तो ये फर्दर कैटेगराइजेशन रहता है, देन उसके वाइज मतलब उसके अकॉर्डिंग
बिजनेस में डेटा एनालिसिस किया जाता है, डेटा को स्टडी किया जाता है। तो ये सब डिपेंड है जो बिजनेस क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं। मतलब ये बिजनेस क्वेश्चन आता किससे है सबसे पहले। ऑब्वियसली हम डेटा एनालिस्ट अगर किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो हम हमारे पास मतलब हमारे माइंड में तो क्वेश्चन नहीं आता। तो जो लोग एक्चुअली सेल्स के ऊपर काम कर रहे हैं उनको क्वेश्चन आता है कि मुझे देखना है रीजन वाइज सेल्स देखना है, मुझे कंट्री वाइज सेल्स देखना है, मुझे स्टेट वाइज सेल्स देखना है। ये उनके माइंड में आ सकता है। तो उसके लिए वो लोग क्या करेंगे, वो बोलेंगे ये डेटा है, इसको लेके आपको मुझे ऐसा ऐसा रिपोर्ट बना के देना है। ठीक है। मतलब डेटा एनालिस्ट पीपल जो होंगे वो टेक्निकली डील करेंगे। फिर इट्स योर ड्यूटी टू गो एंड कलेक्ट द डेटा। कहाँ कहाँ से वो बता देंगे, ये डेटाबेस से आने वाला है, वो यहाँ पे डेटा है, ये है। नहीं तो मतलब जो भी आपको डेटा चाहिए वो उसके लिए एक आईटी टीम होता है, वो लोगों को पता रहता है। मतलब ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन है तो इसमें ये सारी चीजें रहती है। तो आपको उनको बोल के एसक्यूएल का क्वेरी वगैरह लेके या फिर उसके लिए जो भी सपोर्ट डेटा लगने वाला है उस पर्सपेक्टिव मतलब रिस्पेक्टिव पर्सन से डेटा लेके, मतलब अभी कोई बोलता है रीजन वाइज बनाना है, स्टेट वाइज बनाना है, तो कौन से स्टेट में हम सेल्स कर रहे हैं ये तो डेटा सेल्स के जो मैनेजर होंगे उनको ही पता रहेगा। तो उनसे वो डेटा आएगा। ऐसे करके हम डेटा कोलेक्ट करेंगे। कोलेक्ट करने के बाद सारा डेटा क्लीन करके उसका मॉडल बनाएंगे। मॉडल बनाने के बाद जैसे उनको चाहिए वैसे हम विजुअल्स बना सकते हैं, वैसे हम कैलकुलेशंस भी बना सकते हैं। ठीक है। और ये सारी चीजें परफॉर्म करने के लिए मार्केट में बहुत सारे टूल्स है, बहुत सारे टूल्स है, जिसमें से एक है पावर बीआई, जो कि सब मतलब बहुत फेमस है, बहुत ट्रेंडिंग भी है, और मतलब बहुत ज्यादा वैकेंसी भी है। और अभी फिलहाल डेटा एनालिस्ट बूमिंग फील्ड है, नया ट्रेंड, नया फील्ड है मार्केट में। तो स्टिल इसमें कोई भी मतलब ऐसा आईटी की तरह रिसेशन वगैरह कुछ भी नहीं है। आपको आपने थोड़ा स्टडी करने से आप इजीली उसमें एंटर कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो जैसे कि हमने एग्जांपल्स देखे, मैंने पहले एग्जांपल में बताया कोई भी आपको डिसीजन लेना है तो आपको डेटा एनालिसिस करना पड़ता है। कुछ भी आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स करना है। आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड ट्रेंड मतलब सपोज कंपनी है 4-5 साल के लिए काम कर रही है, तो उनको 5 साल ओवर दी मंथ, हर एक ईयर वाइज मंथ वाइज अगर उनको एनालिसिस करना है, ओवर दी टाइम पीरियड अगर आप उनको देखना है कि क्या हो रहा है, कौन सी ईयर में क्या हुआ है, मतलब वो तो ट्रेंड या फिर करंट ईयर में हमारा क्या हो रहा है। सपोज अभी हमारा सितंबर मंथ है, तो जनवरी से लेके सितंबर मंथ तक क्या ट्रेंड है सेल्स का, वेदर द सेल्स इज इंक्रीजिंग और इट इज डिक्रीजिंग, राइट। तो ये इस तरह का पैटर्न अगर आपको सिंपली बाय लुकिंग एट डेटा, बाय ट्रांजेक्शन्स, ऑर्डर का डेटा देखने से कुछ समझ में नहीं आने वाला। बट ये सिंपल हम उसके ऊपर ग्राफ बनाते हैं तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि मतलब क्या हो रहा है बिजनेस में। तो ये ब्यूटी होता है, और इसी का मतलब डेटा एनालिसिस का पर्पस है। व्हाई डेटा एनालिसिस, देन बिजनेस इनसाइट्स। ऑब्वियसली बिजनेस में जैसे कि हमने देखा कस्टमर्स होते हैं, तो कस्टमर का बिहेवियर किस तरह से चेंज हो रहा है। ऑब्वियसली अगर फ्लिपकार्ट के कस्टमर्स कम हो रहे हैं या फिर कुछ फीडबैक्स आ रहे हैं, मतलब हम कमेंट करते हैं प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता तो हमें हम उसके ऊपर रिव्यूज देते हैं। तो वो सारे सेंटिमेंट एनालिसिस, ऐसे बहुत सारे मतलब कोई भी टाइप का डेटा होगा उसके ऊपर हम एनालिसिस कर सकते हैं। और बहुत मतलब टेक्निक्स है उसके अलग अलग एनालिसिस करने के। दिन मार्केट का ट्रेंड, ऑपरेशनल इफिशियंसी, क्या हमारी सेल्स टीम उतना अचीव कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। अगर सपोज टारगेट दिया है और उतना अचीव नहीं हो रहा उस स्पेसिफिक टाइम में, तो कहीं ना कहीं तो भी हमारे प्रोसेस में डिफिशियंसी हो सकती है। तो वो सारी चीजें फाइंड आउट करने के लिए भी डेटा एनालिसिस हमें जरूरी है, और इट इज मतलब हेल्पफुल, और इसी के थ्रू हम अचीव कर सकते हैं। देन रिस्क मैनेजमेंट, इवन ऐसे बहुत सारे मतलब फाइनेंस एंड इंश्योरेंस होगा जो पास्ट डेटा लेके, मतलब उसमें क्या करते हैं प्रिडिक्टिव एनालिसिस करके एक होता है कि फोरकास्ट फ्यूचर का, मतलब हमारा पास्ट डेटा लेके ट्रेंड आइडेंटिफाई करें। जैसे कि आप अगर शेयर मार्केट देखते हैं तो शेयर मार्केट में भी हम ट्रेंड्स देखते हैं कि वेदर कुछ लाइंस चार्ट वगैरह यूज करके हम ट्राई टू फाइंड आउट कि ये जो लाइंस है ये ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, राइट। वो ट्रेंड एनालिसिस होता है। तो ये इसमें अभी उसमें हम छोटा सा रिस्क एनालिसिस भी, रिस्क मैनेजमेंट भी करते हैं कि
अगर आपके लाइंस टर्न हो जाते हैं तो आपको ऑर्डर मतलब पुट करना है, निकालना है या रखना है, जो भी होगा वो पर्सन टू पर्सन डिसीजन होगा। बट यस, तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी मतलब टू हाईलाइट द रिस्क इन बिजनेस, पास्ट का डेटा एनालिसिस, ऑब्वियसली उसमें जो लाइंस बनते हैं वो जो भी ऑर्डर्स बन रहे हैं डे टू डे लाइफ में, मतलब डेली, उसके ऊपर ही वो एनालिसिस होता है। तो उस तरह का एनालिसिस भी हम इसमें कर सकते हैं। प्रिडिक्टिव एनालिसिस मतलब क्या होता है कि फोरकास्ट करके कंसेप्ट होता है। फोरकास्ट मतलब सपोज मान लीजिए आपका 100 सितंबर तक या फिर अगस्त तक आपका इतना इतना सेल्स बना, इतने ऑर्डर्स है फ्रॉम दिस 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 कंट्री फॉर दिस स्पेसिफिक प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट सितंबर के लिए एक एस्टिमेटेड रहता है, एस्टिमेटेड फोरकास्ट रहता है कि मतलब हमारा इतना इतना तो हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल बेस्ड ऑन, तो प्रिडिक्शन रहता है। और वो सारी चीजें भी बाय यूजिंग डेटा एनालिसिस की जाती है। ओके, दिस इज इवन वेरी वैल्यूएबल फॉर अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस फ्रॉम सेल्स फोरकास्टिंग टू वेदर प्रिडिक्शंस। तो मतलब जो हम वेदर के जो प्रिडिक्शंस देखते हैं, सुनते हैं, वो भी उसमें भी डेटा एनालिसिस यूज होता है। देन प्रोसेस इंप्रूवमेंट, कोई भी आपको प्रोसेस इंप्रूव करना है, जैसे कि आपका, आप सपोज सेल्स में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कार सेल्स में काम कर रहे हैं, तो कार सेल्स में काम कर रहे हैं तो कार सेल्स के लिए आपके पास लेट्स से 10,000 इंक्वायरीज आती है। ठीक है, 10,000 इंक्वायरीज आती है तो ऑब्वियसली 10,000 पीपल कार तो बुक नहीं करेंगे, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम उसमें से इंटरेस्टेड पीपल फाइंड करना ट्राई करते हैं। तो उसमें से सपोज मान लीजिए कि एक्चुअली इंटरेस्टेड इतने हैं, 8,000 ये आउट ऑफ 10,000। ओके, सो लेट मी से दिस इज इंक्वायरी एंड देन 8,000 अगर पीपल इंटरेस्टेड है मान लीजिए, तो 8,000 में से सारे तो ऑब्वियसली बुक नहीं करेंगे फिर भी। तो लेट्स से इसमें से 5,000 पीपल ने बुक किया। ओके, बुक, अभी जिन्होंने बुक किया वो सारे परचेस तो नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। लेट्स से कि इसमें से 3,000 लोगों ने परचेस परचेस कर दिया। तो आपका एक्चुअली इफिशिएंसी कितना हो गया एज कंपेयर टू इंक्वायरी? 30% हो गया, राइट। तो ये एनालिसिस हम एक सिंपल एग्जांपल है, तो इस तरह का एनालिसिस भी किया जाता है। एंड देन वो लोग मतलब चेक करते हैं कि कहाँ पे ज्यादा नंबर ड्रॉप हो रहे हैं। तो मैं कहूंगा इंटरेस्टेड वर्सेस बुक्ड में बहुत ज्यादा 3,000 का गैप है, 3,000 नंबर्स ड्रॉप हो रहे हैं। तो ये जो ड्रॉप हो रहा नंबर है उसको कम करने के लिए, टू ऑप्टिमाइज द प्रोसेस, तो हम क्या प्रोसेस में चेंज कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। ओके, दिस इज जस्ट वन एग्जांपल ऑफ सेल्स प्रोसेस। ऐसे बिजनेस में थाउजेंड्स होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा, कुछ प्रोडक्शन के रिलेटेड होगा, कुछ असेंबली के रिलेटेड होगा, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, उसको भी एनालाइज करना पड़ता है। तो उसके लिए कैसे एनालिसिस करेंगे? तो एनालिसिस तो बेस ऑब्वियसली डेटा आने के बाद ही कर सकते हैं, तब तक तो कुछ पता नहीं चलेगा। तो दिस इज पर्टिकुलरली रिलेवेंट इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन। ओके, तो सप्लाई चेन में भी इसको यूज किया जाता है। मतलब ये जो प्रोसेस इंप्रूवमेंट है मोस्टली सप्लाई चेन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में उसको यूज किया जाता है। तो ये मतलब दिस इज व्हाट द फ्यू एग्जांपल्स वेयर वी नीड टू डू द डेटा एनालिसिस और टू फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर थिंग। ओके, उसके बाद ये सारे टूल्स है। सबसे बेसिक टूल है एक्सेल। कभी भी आपको डेटा व्यू करना है, मतलब डेटा डिटेल लेवल पे व्यू करना है, तो हम एक्सेल यूज करते हैं। उसके बाद जो भी हमने प्रोसेस देखा वो प्रोसेस एज इट इज फॉलो किया जाता है इन केस ऑफ पावर बीआई। तो पावर बीआई को हम बिजनेस इंटेलिजेंस टूल कहते हैं, क्योंकि उसमें जो जो हमने प्रोसेस देखा डेटा एनालिसिस का, वो प्रोसेस के अकॉर्डिंग उसमें मतलब सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज उसमें कॉन्फ़िगर किए गए हैं कि वही प्रोसेस हम फॉलो करते हैं एग्जैक्टली टू मीट आवर गोल, टू रीच आवर डेटा एनालिसिस ऑब्जेक्टिव। देन एसक्यूएल जो होता है ऑब्वियसली डेटा मोस्टली टेबुलर फॉर्मेट में ही होता है। तो एसक्यूएल एसक्यूएल के बहुत सारे टाइप्स है। ओके, मतलब एसक्यूएल तो सेम है, एक ही लैंग्वेज है, बट इसमें डेटाबेसेस जो है जो एसक्यूएल लैंग्वेज यूज करने के लिए अलाउ करते हैं, तो ऐसे डेटाबेसेस भी यूज किए जाते हैं। तो हमें एसक्यूएल भी देखना है। मोस्टली हम सिक्वल सर्वर देखेंगे इसमें,
बट माई होता है, ओरेकल एसक्यूएल होता है, एसक्यूएल लैंग्वेज सेम रहेगा विद मिनिमल चेंजेस। तो वो पार्ट हम देखेंगे। आर प्रोग्रामिंग मतलब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। SAS करके भी एक सॉफ्टवेयर है, जैसे पावर बीआई है वैसे। देन पाइथन वेरी फेमस लैंग्वेज इन केस ऑफ डेटा एनालिसिस एंड इन केस ऑफ डेटा साइंस। हाँ, तो उसके बाद टैब्ल्यू करके पावर बीआई का ही कॉम्पिटिटिंग टूल है टैब्ल्यू करके, वो भी ट्रेंडिंग है। बट स्टिल आई कैन से कि पावर बीआई को ज्यादा मतलब वैकेंसीज है। देन अपाचे स्पार्क करके है जो बिग डेटा का पार्ट आता है, समथिंग इज इवन मोर देन दैट, मोर देन दी डेटा एनालिसिस। ठीक है, तो उसको डेटा फेच करने के लिए भी यूज किया जाता है। तो ये सारे टूल्स है जो हमने अभी देखे। इवन दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स। इस तरह से आपको थाउजेंड टूल मिल जाएंगे मार्केट में। ठीक है, बट जब डेटा एनालिसिस करना है, लेट्स से कि डेटा एनालिसिस करना है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि डेटा टाइप कौन से है। तो मान लीजिए कि डेटा टाइप्स मतलब क्या होता है। तो दो मोस्टली हम दो ही तरह के डेटा के साथ डील करते हैं। एक तो होगा आपका नंबर टाइप का डेटा, और दूसरा होगा आपका कैटेगरिकल डेटा। मतलब कैटेगरिकल मतलब जिसमें हम टेक्स्ट में कुछ इंफॉर्मेशन होगा, जैसे कि कंट्री का नेम्स है तो वो टेक्स्ट में रहेंगे, स्टेट के नेम्स है टेक्स्ट में रहेंगे, कोई अदर कमेंट्स रहेगा, रिव्यू रहेगा, वो टेक्स्ट फॉर्मेट में रहेगा, राइट। बट उसको मतलब समझने के लिए कुछ डेटा का कैटेगराइजेशन किया है। तो डेटा refers to the any collection of information or fact that can be stored so that can be stored, processed and analyzed। कहीं ना कहीं तो उसको स्टोर किया जाता है, देन प्रोसेस किया जाता है, देन हम उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं। ये तो डेटा हो गया। इट कैन टेक मेनी फॉर्म्स, एंड मेनी फॉर्म्स मतलब क्या होता है, अलग अलग सिचुएशन में उसका अलग अलग रोल रहेगा। ठीक है, and it is even fundamental in various fields including computer science, statistics and business analysis। okay, but it is very important। पहले तो बहुत जरूरी है कि आपको डेटा के टाइप्स पता होना चाहिए। तो मेनली डेटा जो होता है वो दो टाइप में कैटेगराइज किया जाता है। पहला कहते हैं हम क्वालिटेटिव डेटा, और दूसरा कहते हैं हम क्वांटिटेटिव डेटा। तो ये दो है। क्वालिटेटिव डेटा मतलब क्या होता है, सपोज आप आपके मैनेजर के अकॉर्डिंग मतलब मैनेजर के लिए फीडबैक देते हैं, तो उसमें जो आपके इमोशंस है, आपके जो वर्ड्स होंगे, वो किसी की क्वालिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मतलब एक चीज हो गया, किसी प्रोडक्ट का रिव्यू होगा, अगेन वो भी आपका लेट्स से क्वालिटेटिव डेटा होगा। बट कुछ डेटा ऐसा होता है, मतलब क्वालिटेटिव डेटा में हम नंबर्स के साथ प्ले नहीं करते, तो हम टेक्स्ट में ही किसी के बारे में उसकी क्वालिटी को प्रेजेंट करने के लिए मतलब उसके बारे में लिखते हैं। ओके, जस्ट सिंपल एग्जांपल। द क्वांटिटेटिव डेटा मतलब क्या होता है, जिसको हम काउंट करते हैं, जो डेटा हम नंबर्स में होगा, हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स नंबर्स में होंगे। सॉरी। तो लेट्स से टाइप्स ऑफ डेटा, तो उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा को फर्दर हम डिवाइड करते हैं डिस्क्रीट एंड काउंटेबल। तो उसको भी हम देख लेते हैं कि क्या है एक्चुअली। तो क्वांटिटेटिव डेटा इज आल्सो क्वालिटेटिव डेटा इज आल्सो नोन एज कैटेगरिकल डेटा। तो जब आपका डेटा इस फॉर्म में होता है, मतलब टेक्स्ट टेक्स्ट का कॉलम है जिसमें तीन चार कैटेगरीज है, एंड देन वो रिपीट हो रहे हैं। मतलब जैसे कि रीजन होगा, एक रीजन में बहुत सारे कंट्रीज है। जैसे कि प्रोडक्ट कैटेगरी होगा, बहुत सारे प्रोडक्ट उस कैटेगरी, इलेक्ट्रॉनिक्स का एक सपोज मान लीजिए कैटेगरी हो गया, तो उस कैटेगरी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। तो जब भी वो प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर रहेगा, उसका कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा, मतलब एक लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज रहेंगे जो हर एक ऑर्डर के लिए रिपीट हो रहे हैं। तो वो होता है आपका कैटेगरिकल डेटा। ओके, एंड इट रिप्रेजेंट और लेबल्स एंड दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर सेंस। ऐसा डेटा होता है जिसको हम नंबर्स में तो मेजर नहीं करते। ओके, एंड देन इट इज यूज्ड टू क्लासिफाई एंड कैटेगराइज द आइटम बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि मैंने बताया कि कैटेगरीज हम इलेक्ट्रॉनिक्स वर्सेस मैकेनिकल, और मैकेनिकल में इलेक्ट्रॉनिक्स में सब पार्ट कर सकते हैं, मैकेनिकल में सब पार्ट करते हैं। तो उस तरह से
क्लासिफिकेशन किया हुआ जो डेटा होता है, नॉट ओनली द क्लासिफिकेशन बट एक लिमिटेड वैल्यूज के साथ, 4, 5, 10, 15 वैल्यूज के साथ वो डेटा यूज किया जाता है। एंड उसको किया जाता है, कंसिडर किया जाता है कि ये एक कैटेगरी है, एक स्पेसिफिक एंटिटी, मतलब रीजन भी होगा तो भी हम उसको कैटेगरिकल कॉलम कहेंगे। एंड किसी प्रोडक्ट का कैटेगरी होगा, सेगमेंट होंगे तो भी हम उसको कैटेगरी, मतलब जो डेटा हम हमें नंबर, बिजनेस के नंबर्स नहीं देगा, वो सारा डेटा हम कंसिडर करेंगे कैटेगरिकल कॉलम। तो क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव डेटा अगेन कैटेगराइज किया जाता है नॉमिनल डेटा एंड ऑर्डिनल डेटा में। अभी ऑर्डिनल डेटा मतलब क्या होता है, नॉमिनल डेटा मतलब क्या होता है? तो नॉमिनल डेटा रिप्रेजेंट द कैटेगरीज विथ नो इनहेरेंट ऑर्डर और रैंकिंग। तो जैसे कि मतलब नॉमिनल डेटा को कंसिडर किया, मेल एंड फीमेल जेंडर होगा, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स होगा, ठीक है। तो उसमें जैसे कि मैंने कहा रीजन्स होंगे, तो रीजन्स को भी हम नॉमिनल, उसको मतलब फर्दर कैटेगराइज नहीं किया जा सकता। ओके, बट और एक चीज होती है कि ऑर्डिनल डेटा। ऑर्डिनल डेटा रिप्रेजेंट द कैटेगरीज विद स्पेसिफिक ऑर्डर। एक ऑर्डर होता है, ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर, ऑर्डर जैसे कि मान लीजिए ऑर्डर है आपका स्कूल का ऑर्डर, तो पहले क्या रहेगा आपका, मतलब एक ऑर्डर, ऑर्डर में डेटा होना चाहिए जो सॉर्टेड होना चाहिए। तो पहले आपका एसएससी होगा, देन एचएससी होगा, देन ग्रेजुएशन होगा, देन पोस्ट ग्रेजुएशन होगा, एंड देन पीएचडी एंड समथिंग विल बी देयर। सो दिस इज व्हाट द ऑर्डर। तो ऐसा अगर डेटा होता है तो हम उसको ऑर्डिनल डेटा कहते हैं। तो इंटरवल बिटवीन कैटेगरीज आर नॉट नेसेसरीली इक्वल। ऐसा नहीं है कि मतलब उसके बीच में जो भी इंटरवल है, ओके, वो इक्वल होना चाहिए। बट यस, ऐसा कुछ डेटा होगा जैसे कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन रेटिंग्स होंगे। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन रेटिंग्स एक ऑर्डर में होते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, up to 5, up to 10, ओके, एंड वेरी सेटिस्फाइंग, डिससेटिस्फाइड, न्यूट्रल, सेटिस्फाइड, वेरी सेटिस्फाइड। तो ये डेटा जो होता है, ये डेटा मतलब हमने खुद कैटेगराइज किया होता है उसको ऑर्डिनल, मतलब ये इस टाइप के डेटा को हम कहते हैं ऑर्डिनल डेटा, ठीक है। देन नेक्स्ट होता है क्वांटिटेटिव डेटा। ऑब्वियसली जो डेटा हमें नंबर फॉर्मेट में, मतलब नंबर्स में होता है, कोई भी चीज की अगर आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है, काउंट ले सकते हैं या फिर सम ले सकते हैं, तो उस डेटा को हम कहेंगे न्यूमेरिकल डेटा। एंड इट कंसिस्ट वैल्यूज दैट कैन बी मेजर्ड, काउंटेड एंड एक्सप्रेस्ड एज अ नंबर। काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, जैसे कि लेट्स से डिस्टेंस फ्रॉम सोलापुर टू पुणे, इसको हम मेजर कर सकते हैं। तो ये जो टाइप का डेटा होता है, ये आता है आपका क्वांटिटेटिव डेटा में, जो कि नंबर्स रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट द क्वांटिटीज और अमाउंट, ठीक है। देन इसमें भी फर्दर कैटेगराइजेशन किया गया है। एक होता है डिस्क्रीट एंड दूसरा होता है कंटिन्यूस डेटा। अभी डिस्क्रीट डेटा मतलब क्या, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ऑफिस, स्पेसिफिक कंपनी, तो इसको हम काउंट करते हैं। तो जो भी डेटा हम काउंट कर सकते हैं उसको हम डिस्क्रीट डेटा कहते हैं, कि डेटा कंसिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट वैल्यूज विथ नो इंटरमीडिएट वैल्यूज पॉसिबल। नो इंटरमीडिएट वैल्यूज मतलब बीच में तो कुछ नहीं होगा, मतलब दो लोगों को काउंट करने के लिए 1.5 ऐसा कुछ नहीं आएगा, राइट। दो है तो सिंपली टू है, दो, हर एक का वैल्यू 1 1 या इस तरह से रहेगा, जैसे कि नंबर ऑफ पीपल्स मैंने बताया। देन नंबर ऑफ कार्स इन पार्किंग और काउंट ऑफ कस्टमर कंप्लेंट। तो जो काउंट है वो एज इट इज सिंपली काउंट ही रहेगा। बट कुछ डेटा ऐसा भी होगा जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जिसको हमें मेजर करना होता है। मेजर करना है मतलब क्या, हाइट ऑफ पर्सन, लेंथ ऑफ रिवर, ओके, दीज आर द एग्जाम्पल्स। कि मतलब जो प्रोग्रेसिव होता है, लेंथ जैसे जैसे आप आगे जाओगे, या फिर डिस्टेंस, ऑब्वियसली आप जैसे मेजर करते हुए आगे आगे जाओगे, 1 1 किलोमीटर से बढ़ता हुआ जाएगा। मतलब आप बाइक पे मेजर कर रहे हो, तो सपोज मान लीजिए 10 किलोमीटर का सफर आप कर रहे हैं, तो फर्स्ट 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, इस तरह से वो मेजर होता हुआ जाएगा, right? ऐसा डेटा अगर रहेगा तो उस डेटा को हम कहते हैं कंटिन्यूअस डेटा, दैट रिप्रेजेंट द वैल्यू दैट कैन टेक एनी रियल नंबर विद इन द गिवन रेंज, राइट। तो ये हाँ, तो इस तरह से मतलब रेंज मतलब डिस्टेंस होगा, हाइट होगा, ऑब्वियसली ये सारी चीजें प्रोग्रेसिव है। तो उसको हम कहेंगे कंटिन्यूअस, मतलब उसमें से कुछ भी एक रेंज देंगे, तो रेंज के बीच में कुछ भी पॉसिबल है, कोई भी नंबर पॉसिबल होता है, तो उसको हम कहेंगे कंटिन्यूअस डेटा, ठीक है। देन
मोर ऑन डेटा टाइप्स, ये छोड़ के हमारे पास डेटा टाइप्स होते हैं बाइनरी डेटा। बाइनरी डेटा मतलब ट्रू फॉल्स, एस नो एंड जीरो एंड वन, ये जो कैटेगरीज हम यूज करते हैं इसको हम कहते हैं, मतलब दो ही वैल्यूज होंगे बाइनरी डेटा में। एंड स्पेशल केस ऑफ कैटेगरिकल डेटा, मतलब ये कैटेगरिकल डेटा में ही आता है, बट इट इज स्पेशल, मतलब हम उसमें ओनली दो ही कैटेगरीज, ओके, वेयर देर आर ओनली टू कैटेगरीज और टू वैल्यूज। तो उस टाइप के डेटा को भी हमें कंसिडर करना होता है ऑब्वियसली, जब हम कंडीशंस अप्लाई करेंगे, इफ एल्स अप्लाई करेंगे, ओके। इन केस ऑफ एक्सेल, इन केस ऑफ कोई भी टेक्नोलॉजी होगा तो उसमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती ही है, तो वहां पे ये बाइनरी डेटा काम में आता है। देन टाइम सीरीज डेटा, ओवर द पीरियड हमने रिकॉर्ड्स कोलेक्ट किए होते हैं, right? तो उसको एक स्पेसिफिक इंटरवल के टाइम पे अगर आप कुछ रिकॉर्ड करते हैं, कुछ डेटा कलेक्ट करते हैं, तो वो टाइम सीरीज डेटा होता है। इट इज ऑफन यूज्ड इन finance field, economics and environmental science to analyze trends and patterns over the, okay, not only this but trends and patterns तो हम सेल्स में भी एनालाइज कर सकते हैं ओवर द पीरियड। मतलब लेट्स से डेली डेली का टारगेट है, मंथली का टारगेट है, क्वार्टरली का टारगेट है, तो ओवर द टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड हो गया, डे मंथ ईयर, ये टाइम पीरियड्स हो गए, राइट। इसके अकॉर्डिंग आप एनालिसिस कर रहे हैं तो वो टाइम सीरीज डेटा में आता है। एंड देन कुछ डेटा रहेगा जो जियो स्पेशियल, मतलब आपका जो मैप्स होते हैं, मतलब ज्योग्राफिकल डेटा रहेगा, जिसको जीपीएस नेविगेशन, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन, मतलब हम कह सकते हैं कि कंट्री, स्टेट, पिन कोड्स, ये सारा जो डेटा रहेगा वो डेटा भी आपका एक वन ऑफ द टाइप ऑफ डेटा है जिसको हम जियो स्पेशल डेटा कहते हैं। देन टेक्सचुअल डेटा, किसी के बारे में आप फीडबैक देते हैं तो वो जो डेटा रहेगा, सोशल मीडिया का पेस्ट पोस्ट रहेगा, ईमेल रहेगा, इवन अदर फॉर्म्स ऑफ राइटिंग कम्युनिकेशन, जो भी कम्युनिकेशन रहेगा, वट एवर, बट द डेटा विच इज इन द टेक्स्ट फॉर्मेट, तो उसको भी आपको कभी कभी एनालिसिस करना पड़ता है, तो वो टाइप के डेटा को हम कहेंगे टेक्सचुअल डेटा, जिसको यूज करने के लिए, मतलब टेक्स्ट माइनिंग एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, तो ये जो एनालिसिस होता है ये मोस्टली डेटा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज करके ही किया जाता है, तो एनएलपी आई थिंक इज अ पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग, ठीक है। देन कुछ डेटा रहेगा इमेज एंड वीडियोज में, अगर आप मतलब इमेजेस पिक करते हैं तो वो काइंड ऑफ डेटा ही हम जनरेट करते हैं, तो इस तरह से। और इमेज एंड वीडियोस को एनालाइज करने के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट दिस टाइप ऑफ डेटा, तो उसके ऊपर भी आप एनालिसिस कर सकते हैं, बट यस, कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी तो अलग अलग टेक्नोलॉजीज है, जैसे जैसे हम डीप पर जाएंगे वैसे अलग अलग मॉडल्स एंड मशीन लर्निंग, बट मशीन लर्निंग इज नॉट आवर मोटो, ओके। देन ऑडियो में भी डेटा रहेगा, बट सिंस दीज आर द टाइप्स ऑफ डेटा, तो मैंने बस उसको एक्सप्लोर किया, ठीक है। तो डेटा एनालिसिस कौन से टाइप की इंडस्ट्री में लगता है? ऑलमोस्ट मैं तो कहूंगा सारी इंडस्ट्री में लगता है, ओके। ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जिसमें डेटा एनालिसिस जरूरी नहीं है, सारी इंडस्ट्री में डेटा एनालिसिस जरूरी है। ऑब्वियसली कोई भी सेल्स का होगा, बैंकिंग का होगा, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट होगा, फार्मा में होगा, एजुकेशन में होगा, इवन रिसर्चर्स होंगे जो साइंटिस्ट लोग करते हैं, उसकी उनको भी वो कुछ ना कुछ एक इंटरवल के बाद, मतलब एक एवरी डे कुछ ना कुछ नया ट्रायल करते रहते हैं, और उनको रिकॉर्ड करके रखना होता है कि कौन से इसका क्या आउटपुट आ रहा है। देन ऑब्वियसली उनको वो भी एनालिसिस करना होता है, जो कि मैंने यहाँ पे मतलब नहीं कंसिडर किया, बट यस देयर आर सिचुएशंस, इवन एजुकेशन होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा, इंश्योरेंस, ऑल टाइप ऑफ, गवर्नमेंट में भी आपको एनालिसिस तो करना होगा। गवर्नमेंट जब कोई भी पॉलिसी फॉर्म करती है तो कुछ ना कुछ डेटा के बेसिस पे ही पॉलिसी फॉर्म करेगी, राइट। देन रिटेल एंड होलसेल इंडस्ट्री में भी डेटा एनालिसिस जरूरी होता है। तो ये कोर्स होने के बाद आप कंपनी में जॉब भी देख सकते हैं, जिसके लिए पोजीशंस होंगे डेटा एनालिस्ट, एमआईएस, ये रोल्स है, काम तो वही है, बट क्या कहते हैं कि अलग अलग कंपनी में अलग अलग नेम्स दिए जाए, नाम अलग है पोजीशंस के, तो डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, एमआईएस, कुछ कंपनी में रिसर्च एनालिस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि कुछ तो फाइंड करना होता है, रिसर्च करना होता है। देन पावर बीआई डेवलपर, एसक्यूएल डेवलपर, पाइथन डेवलपर के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं, मतलब विद रिस्पेक्ट टू द डेटा एनालिसिस पर्पज, ओके। अगर आपको फ्रीलांसिंग करना है तो आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, और इवन आपको इससे भी आगे जाना है, मतलब नॉट यू वांटेड टू गो फॉर द डेटा साइंस, तो आप बिग डेटा इंजीनियरिंग के लिए जा सकते हैं, मशीन लर्निंग के लिए जा सकते हैं, ये एंड डेटा साइंस के लिए भी आप आगे स्टडी
कर सकते हैं. सो दिस इज अबाउट द फ्यूचर स्कोप आफ्टर दिस कोर्स. एंड देन क्या क्या हम इस कोर्स में कवर करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली हम एक्सेल कवर करने वाले हैं. इसमें बहुत सारे मतलब पिवोट टेबल होगा, पिवोट चार्ट होगा, पिवोट पावर क्वेरी एडिटर होगा, डेटा वैलिडेशंस होंगे, मैक्रो रिकॉर्डिंग्स. आई विल शो हाउ दैट इज गोइंग टू वर्क. इवन फॉर्मुलीज हम डिस्कस करने वाले हैं. इन केस ऑफ एसक्यूएल भी ऑलमोस्ट विथ रिस्पेक्ट टू डेटा एनालिसिस इवन मोर देन दैट हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे. क्वेरीज क्या होते हैं, क्लॉजेस क्या होते हैं, देन ग्रुप बाय किस तरह से करते हैं. मतलब जो ग्रुप बाय होता है इन केस ऑफ एसक्यूएल, हम जिसको एक्सेल में पिवोट टेबल अप्लाई करते हैं तो उसी का पार्ट है. मतलब उसी तरह से जस्ट ग्रुप द नंबर ऑफ रोज, वो वाला पार्ट होता है. देन एसक्यूएल ऑपरेटर्स होंगे, देन ज्वाइंस. दो अलग अलग टेबल्स अगर मतलब अलग अलग टेबल में डेटा है तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के टाइम हम ज्वाइंस वगैरह परफॉर्म करके भी एक सिंगल टेबल एज ए सिंगल टेबल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. तो उसका क्या यूज है, ये भी सारी चीजें देखेंगे. देन स्टोर प्रोसीजर, फंक्शंस, पार्टिशनिंग एंड विंडो फंक्शंस. इवन आई सेड माइस्क्यूएल बट फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू SQL सर्वर हम देखेंगे इसमें. देन पाइथन देखेंगे. पाइथन में ऑब्वियसली पाइथन बहुत बड़ा प्रोग्रामिंग है, बट उतना तो हमें नहीं चाहिए जितना हमें डेटा एनालिसिस पर्पस के लिए चाहिए. ऑब्वियसली लूप्स चाहिए, कंडीशनल स्टेटमेंट्स चाहिए, फंक्शंस चाहिए. देन उसके कलेक्शंस हमें समझने हैं तो कलेक्शंस भी हम डिस्कस करेंगे. देन कुछ लाइब्रेरीज है जैसे कि पंडास है, नंपाई है, मैटप्लॉटलिब है. तो ये लाइब्रेरीज हम डिस्कस करेंगे टू create the charts, to transform the data, to clean the data. ये लाइब्रेरीज हम यूज कर सकते हैं. तो ये वाला पार्ट हम इन केस ऑफ पाइथन डिस्कस करेंगे. देन पावर बीआई भी रहेगा. पावर बीआई ऑब्वियसली ये दिस इज द बिजनेस इंटेलिजेंस टूल. तो इसमें भी हमें मतलब इंट्रोडक्शन से लेके डेटा कलेक्शन किस तरह से करना है. उसमें डेटा कलेक्ट करने के लिए पावर क्वेरी करके एक टूल है, पावर क्वेरी एडिटर करके. तो वो वाला यूज करके अलग अलग सोर्सेज को आप कनेक्ट कर सकते हैं. तो वो देखेंगे. देन डेटा आपका क्लीन किस तरह से करना है, क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं पावर बीआई में डेटा के ऊपर, टू क्लीन द डेटा और टू प्रिपेयर द डेटा फॉर द एनालिसिस पर्पज. ओके. देन मॉडलिंग किस तरह से करना है. एंड ऑब्वियसली मॉडलिंग होने के बाद आपका कैलकुलेशन, विजुअल्स बनाने के टाइम आपको कैलकुलेशंस करने होते हैं. तो डायनामिक कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए उसमें डैक्स दिया गया है. वो सारी चीजें हम देखने वाले. इवन पावर बीआई का आर्किटेक्चर भी देखेंगे. देन वीबीए तो सेम है, प्रोग्रामिंग है. तो मतलब आपको अगर आप अच्छे से पाइथन सीखते हैं तो वीबीए सीखना बहुत ही आसान है. इवन नॉट मोर देन, क्योंकि उसमें और इसमें देखोगे तो हर एक लैंग्वेज में क्या होता है, कोई भी लैंग्वेज होगा डेटा टाइप्स होते हैं. डेटा टाइप्स के बाद वेरिएबल्स आते हैं, वेरिएबल्स के बाद ऑपरेटर्स आते हैं, ऑपरेटर्स के बाद आपको उस लैंग्वेज मतलब को उसके अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड लूप्स होते हैं. तो ये 5 चीजें अगर आपको पता चल गई अच्छे से, किसी भी लैंग्वेज में कमांड आ गया तो आप कोई भी लैंग्वेज पे स्विच कर सकते हैं. एक लैंग्वेज से दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इजीली स्विच कर सकते हैं. बाकी फंक्शन एंड ऑल तो मतलब स्पेसिफिक रहता है, लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं रहता, बट यस डेटा स्पेसिफिक तो सारे इसमें रहेंगे. जो फंक्शंस पाइथन में है उसी टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कुछ फंक्शन, टेक्स्ट के ऊपर काम करने के लिए टेक्स्ट डेटा के ऊपर, डेट डेटा के ऊपर काम करने के लिए फंक्शन रहेंगे. लिखने का तरीका अलग होता है, लैंग्वेज का पर्पस तो हमेशा सेम ही होता है. तो मतलब एक लैंग्वेज सीखने से आप 10 लैंग्वेज के ऊपर काम कर सकते हैं, बट आपको खाली उसका सिंटैक्स जानना होता है कि उसको लिखना किस तरह से है. इतना ही डिफरेंस होता है, बाकी कुछ सच डिफिकल्टीज नहीं होता. ओके. एंड दिस इज व्हाट माय लास्ट स्लाइड. सो इसी के साथ मैं कह सकता हूँ कि ये था कंप्लीट इंट्रोडक्शन अबाउट द डेटा एनालिसिस एंड आवर कोर्स.